Hey everyone, this is Arshi and this is my fifth video, and we are continuing our topic on types of chemical reactions, from combination to decomposition, displacement to double displacement, and even redox reactions. I will break everything down in a super simple and interesting way so you can understand it easily and remember it for exams. So stay tuned till the end because this topic is going to make chemistry feel a lot easier. Let's get started. So लास्ट टू वीडियोज़ में एक टर्म यूज़ की जा रही थी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो मैंने बताया था आपको कि हम आगे इस चैप्टर में डीप में पढ़ेंगे. सो आज हम वही जानते हैं कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. वैसे तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया था, बट आज फुर्सत से पढ़ते हैं इस टॉपिक को. सो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज हीट एनर्जी. जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उनको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. ठीक है, दो तरह की रिएक्शंस होते हैं. किसी किसी में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और किसी किसी में रिलीज़ होती है. ठीक है, तो किसी केमिकल रिएक्शन में या किसी क्वेश्चन में अगर आप हीट एनर्जी, सिर्फ खाली हीट एनर्जी टर्म लिखी देखो तो एकदम से जज नहीं करना कि ये एक्सोथर्मिक ही है. दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है. सो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है वो होती हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग ऑफ कोल. ये हमने कल की क्लास में लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था. बर्निंग ऑफ कोल. सो कार्बन, बर्निंग ऑफ कोल की क्या केमिकल इक्वेशन होती है? कार्बन. व्हेन कार्बन बर्न्स, कार्बन कह लो, सी फॉर कार्बन कह लो या फिर कोल कह लो. सो व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस हीट. तो देखो इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है. हीट रिलीज़ हो रही है. जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है तो आपको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ हो रही है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ये भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. इसमें क्या हुआ था कि व्हेन हाइड्रोजन गैस H2 इज़ हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, O2 is ऑक्सीजन. यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैशियस स्टेट में है. सॉरी मैंने इनकी स्टेट नहीं लिखी थी, मैं भूल गई लिखना, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने पूरी डिटेल में करी हैं ये दो रिएक्शंस, बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर. तो इन केस अगर किसी को इनकी फ़िज़िकल स्टेट लेके कन्फ्यूज़न हो, या फिर ज़्यादा डीप में समझनी हो, तो आप मेरी लास्ट वीडियो नंबर 4 आप देख सकते हो. उसमें ये दोनों रिएक्शंस हमने बहुत अच्छे से डीप में डिस्कस की हुई हैं. सो H2 इज़ हाइड्रोजन, O2 इज़ ऑक्सीजन, और ये दोनों अपनी गैशियस स्टेट में है, यानी कि हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है. सो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन वी गेट वाटर, और हमें वाटर मिलता है लिक्विड फॉर्म में. ये सब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, मतलब कि वीडियो नंबर 4 में बताया हुआ है बहुत डिटेल में. तो यहाँ पे सॉरी मैं बहुत डिटेल में लिख नहीं पाई, लिखना चाहिए था. बट अगर आपको किसी को कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने ये दोनों रिएक्शंस बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं. सो व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस वी गेट H2O, यानी कि वाटर. वाटर मिलता है हमें लिक्विड फॉर्म में प्लस हीट. यहाँ पे भी हीट रिलीज़ होती है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर में भी हीट रिलीज़ होती है. दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. अब एक नया एग्जाम्पल, ये नई इक्वेशन हम आज एक पढ़ेंगे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ये हमने नहीं पढ़ा अब तक. सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन. जो मीथेन होती है उसको हम नेचुरल गैस कहते हैं.
तो अगर क्वेश्चन में नेचुरल गैस लिखा है तो समझ जाना कि मीथेन के बारे में बात हो रही है, और अगर मीथेन लिखा है तो समझ जाना कि मीथेन मतलब नेचुरल गैस। ओके, सो नेचुरल गैस इज़ मीथेन, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। ये होता है मीथेन का केमिकल फार्मूला, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सो जब नेचुरल गैस बर्न होती है CH4 इज़ मीथेन। जब CH4 को आप बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 इज़ ऑक्सीजन, और यहाँ पे मीथेन भी गैशियस स्टेट में है और ऑक्सीजन भी गैशियस स्टेट में है, यानी मीथेन भी गैस की फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस की फॉर्म में है। सो व्हेन मीथेन यानी कि नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलती है, विच इज़ अगेन इन गैशियस स्टेट, और आपको क्या मिलता है H2O यानी वाटर आपको H2O मिलता है गैस की फॉर्म में। सो वाटर गैस की फॉर्म में है, इसका मतलब है कि ये स्टीम है। ओके, स्टीम की फॉर्म में यहाँ पे वाटर रिलीज़ होता है एंड हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। ओके, सो दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब मीथेन को हम नेचुरल गैस कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। सो व्हेन नेचुरल गैस यानी मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है गैशियस स्टेट में, और हमको मिलता है H2O यानी वाटर, हमें वाटर मिलता है, और वाटर भी H2O हमें मिलता है गैशियस स्टेट में यानी कि स्टीम की फॉर्म में। ओके, स्टीम की फॉर्म में H2O रिलीज़ होती है, प्लस हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड, हीट भी रिलीज़ होती है। सो यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन, स्टेट इट्स एग्जाम्पल्स, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, exothermic reactions are chemical reactions that release heat energy। ओके, जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और आप ये 3 एग्जांपल्स में से कोई भी 2 एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ओके, डिपेंड्स कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों लिख दो, कम नंबर का है तो 2 लिख दो। ओके, सो बर्निंग ऑफ कोल, formation of water and burning of natural gas, all these 3 are examples of exothermic reactions. Now endothermic reactions. So like I said कि केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा कि किसी में या तो हीट एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, सो जब हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज़ होती है उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंड जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, हीट एनर्जी रिलीज़ हुई तो एक्सोथर्मिक, और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो एंडोथर्मिक। ओके, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ओके, जिन केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है, उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि यूज़ की जाती है। ओके, हीट एनर्जी को यूज़ किया जाता है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था कि हीट एनर्जी हम यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन रिएक्शन के बाद हीट रिलीज़ होती थी, पूरा रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज़ होती थी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी रिएक्शन में, तो जिनमें हीट को यूज़ किया जा रहा है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। ओके, इसका एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है आप सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को, वाटर को, इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपना खुद का खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या हम कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस। जब हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं
प्लांट्स, ट्रीज़ वो सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खुद का खाना बनाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, सो फोटोसिंथेसिस को जब आप केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, 6CO2, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ओके, इसलिए ये कोएफिशिएंट लगा हुआ है 6 का। सो 6CO2, CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, ये भी अपनी गैशियस स्टेट में है यहाँ पे, एंड 6H2O, H2O इज़ वाटर, ओके, प्लस हीट, हीट का मतलब है यहाँ पे सनलाइट, ओके, सनलाइट, हीट एक ही बात है, सनलाइट बोलो या हीट बोलो। सो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O, ओके, प्लस हीट गिव्स C6H12O6। ये C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ओके, C6H12O6 है ग्लूकोज का फॉर्मूला। आप लोग नोट डाउन कर लो, आपको कहीं जगह ये लिखा हुआ दिखेगा भी और आपको लिखना भी होगा। प्लस 6O2 और आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, O2 इज़ ऑक्सीजन, ओके। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट ये सब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ओके। आप सबको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O and heat, when they react together, okay, when they react together, so we get glucose, हमें मिलता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ओके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसको हम कहते हैं। तो ये रिएक्शन बेसिकली किसके बारे में है, फोटोसिंथेसिस के बारे में, ओके। जब हम फोटोसिंथेसिस को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ओके। अगेन आई रिपीट, 6CO2 यानी व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O वाटर एंड हीट यानी कि सनलाइट, हीट सनलाइट की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ की जा रही है, ओके। When they all combine together, they react together, we get C6H12O6 which is glucose and 6CO2 which is oxygen, okay। so ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये लर्न करना होगा, ये आपको कई जगह लिखा भी दिखेगा और आपको लिखना भी होगा, ओके। नेक्स्ट इज़ थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हो तो आपको क्या मिलता है, ठीक है। मैंने आपको याद है, मैंने आपको एक लाइम साइकिल पढ़ाई थी, आई थिंक लास्ट वीडियो में, 4th वीडियो में ही पढ़ाई थी। तो लाइम साइकिल में क्या था कि जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करोगे तो आपको स्लेक्ड लाइम मिलेगा। स्लेक्ड लाइम आप वाइट वॉश में यूज़ करते हो, वो 3-4 दिन में जाके वो कार्बोनेटेड जब हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके वो बन जाता है, वो मार्बल जैसा लुक देता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो और उसको जब आप वापस हीट करोगे तो आपको वापस आपका क्विक लाइम मिल जाएगा। तो ये लाइम साइकिल मैंने आपको पढ़ाई थी। जिसको कन्फ्यूजन है कि क्या है ये लाइम साइकिल, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया। जिसको भी कन्फ्यूजन है वो मेरी वीडियो नंबर 4 देख ले, उसमें बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से डीप में हमने पूरी लाइम साइकिल पढ़ी हुई है, समझी हुई है, ऑलराइट। सो थर्मल डीकॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हो, थर्मल डीकॉम्पोजिशन का मतलब है बर्न करना, ओके। सो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, यहाँ पे हमने हीट यूज़ की हुई है, यानी कि बर्न किया हुआ है हमने कैल्शियम कार्बोनेट को, तो हमें मिलता है CO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, एंड CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करते हो, CaCO3 को आप बर्न करते हो, CaCO3 प्लस हीट, वी गेट CaO विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जो चूना होता है वाइट कलर का पाउडर, प्लस CO2 यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। सो जब आप इसी CaO में, यानी कि जो आपका क्विक लाइम होता है, आप इसमें जब वाटर ऐड करते हो तो आपको स्लेक्ड लाइम मिल जाता है, और जब वो स्लेक्ड लाइम वाइट वॉश में यूज़ होता है
वो कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, वो बन जाता है फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको आप हीट करोगे तो वापस से आपको मिल जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हमने हीट को यूज़ किया हुआ है। ओके, तो एब्जॉर्ब से आप कंफ्यूज मत होना। एब्जॉर्ब का बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है कि हीट को यूज़ करना, अपने रिएक्शंस में हीट को यूज़ करना। सो आप जब इनिशियली किसी रिएक्शन में हीट को यूज़ करते हो, यानी कि उसको हम कहते हैं हीट को एब्जॉर्ब करना, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो देखो फोटोसिंथेसिस में भी हीट यूज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे भी हीट यूज़ हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने में। तो यहाँ पे दोनों ही रिएक्शंस में हमने हीट को यूज़ किया है। ओके, तो दैट इज़ वाई दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो जब भी क्वेश्चन में आए व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शंस, तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे दैट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, एंड ये आप एग्जाम्पल्स उसके लिखोगे, फोटोसिंथेसिस एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। ओके, आपको जिसको समझ नहीं आ रहा है, किसी को कन्फ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में अपना कन्फ्यूज़न, अपना डाउट पूछ सकता है। एंड इन केस फिर भी किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि इनको रट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आने हैं और आपको लिखने हैं 100%। तो समझ आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, रट लो, नंबर ले आओ, और क्या चाहिए। ठीक है, सो इनको आपको लर्न करना ही करना है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक और बता दूँ, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की ट्रिक। ओके, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी, तो मैं बता दूँ कि जब हीट रिलीज़ होती है, ओके, जैसे मान लो आपकी कोई भी, फॉर एग्जांपल ABCD कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, जैसे कि हो गया हमारा कंपाउंड 1 A, ठीक है, प्लस कंपाउंड 2 B गिव्स कंपाउंड C एंड D। ओके, फॉर एग्जांपल कोई भी आपने ये केमिकल रिएक्शन ले ली, अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, ओके, एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज़ होगी, सो हीट राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी। ओके, एरो के राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी, यानी कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जिन रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, सो जो केमिकल इक्वेशन में तब हीट रिलीज़ जो है वो एरो के राइट हैंड साइड पर लिखी जाती है। ओके, और इन केस जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, जब एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है यानी यूज़ होती है, तो तब एरो के लेफ़्ट हैंड साइड पर हीट लिखी जाती है। जैसे ये हो गया आपका A + B + हीट। ओके, सो अगर आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ओके, अगर आप मान लो आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन है और इक्वेशन को देख के आपको पता लगाना है कि ये कौन से टाइप का केमिकल इक्वेशन है, एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक का कॉम्बिनेशन है, क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, सबसे पहली बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है यानी यूज्ड होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब हीट रिलीज़ होगी तो वो एरो के राइट हैंड साइड पर लिखी जाएगी प्रोडक्ट्स के साथ। ओके, प्रोडक्ट्स के साथ लिखी जाएगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जब हीट यूज़ होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, तो वो आपके रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स के साथ लिखी जाएगी। ऑलराइट, वो रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट्स के साथ लिखी जाएगी, ये बात याद रखना। ओके, चलो अब सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करते हैं हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, आपकी कन्फ्यूजन्स सॉल्व करने के लिए। सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, ओके, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट हम करते हैं। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मींस हीट आउट, हीट आउट ऑब्वियसली हीट निकलती है, हीट रिलीज़ होती है, तो यानी कि हीट बाहर जा रही है, हीट आउट। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इन, ओके, हीट यूज़ हो रही है, हीट को यूज़ किया जा रहा है, बर्निंग में एब्जॉर्ब किया जा रहा है, सो हीट इन। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेज हीट। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज़ होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। सो
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में देखो कि जब हीट रिलीज़ होगी, ओके, जब हीट रिलीज़ होगी तो सराउंडिंग्स बिकम वार्म। ऑब्वियसली जब हीट रिलीज़ होगी, हीट बाहर निकलेगी, तो जो सराउंडिंग्स हैं वो वार्म हो जाती हैं, ओके। जैसे आप कोई रिएक्शन कर ले रहे हो, आप टेस्ट ट्यूब में आपने कोई केमिकल लिया है, आपने 2-3 कंपाउंड्स को मिक्स किया है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हीट रिलीज़ होगी, तो ऑब्वियसली आपका जो बीकर है, जो टेस्ट ट्यूब है, वो जब आप उसको टच करोगे तो वो हॉट होगा, ओके। जैसा कि आपने किया था, आपने जब कैल्शियम ऑक्साइड में यानी क्विक लाइम में जब वाटर ऐड किया था और जब आपने टच किया था तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है वो गर्म हो गई थी, ओके। सो इसका मतलब कि हीट रिलीज़ हो रही थी, दैट इज़ वाई इट वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ओके। सो जब हीट रिलीज़ होती है तो जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, ठीक है, यू कैन फील हॉट। और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो सराउंडिंग्स बिकम कूल, ओके, सराउंडिंग्स बिकम कूल। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में आपने हीट को यूज़ किया है, एब्जॉर्ब किया है बर्निंग में, ओके, तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो आपको यू विल फील इट कूल, ओके। हीट जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यू विल फील इट कूल, ओके। सो एक्सोथर्मिक, अगेन आई रिपीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दो तरह के होते हैं रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज़ होती है, ओके, हीट बाहर रिलीज़ होती है, इसलिए हम कहते हैं हीट आउट, ओके, बाहर निकलती है हीट। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, ओके, हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, इसलिए हम कहते हैं हीट इन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जब हीट रिलीज़ होती है तो हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वो वार्म हो जाती हैं, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आर सराउंडिंग्स बिकम वार्म बिकॉज हीट इज़ रिलीज्ड। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज़ वाई द सराउंडिंग्स बिकम कूल, ओके। जो भी आप रिएक्शन करते हो, आप अगर उसको टच करके फील करोगे तो यू विल फील इट कूल, ओके। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यू विल फील द बीकर और द टेस्ट ट्यूब हॉट, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में। सो क्लियर है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी हीट का रिलीज होना, एंडोथर्मिक यानी हीट का एब्जॉर्ब होना, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन ऑफ द डे जो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये अब आप लोगों को बताना है, ओके। सो फोटोसिंथेसिस इज़ एंडोथर्मिक, फोटोसिंथेसिस तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो अभी हमने एग्जांपल्स में पढ़ लिया है, ओके। एंडोथर्मिक के एग्जांपल में आपको पढ़ा दिया है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि जब प्लांट्स जो है प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से अपना खुद का फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें जो हीट है वो सनलाइट की फॉर्म में यूज़ की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, ओके। अब आप लोगों को बताना है कि रेस्पिरेशन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ओके। ये आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर ही दूंगी, बट उससे पहले आप लोगों को फाइंड आउट करके आना है कि रेस्पिरेशन इज़ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ओके। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप दिस हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such easy explanations. We will continue learning more interesting concepts in the next video. So stay tuned and thanks for watching.